हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन की श्रृंखला, वो क्वेश्चन की श्रृंखला कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पाचन से संबंधित रोग होते हैं, इस पाचन से संबंधित रोगों में कौन से आहार जो वो दिए जाते हैं, जैसे कब्ज हो गया, पाइल्स हो गया, तो इन सब में अगर इस प्रकार के रोग हैं तो इस रोग में हम कौन से जो है आहार को रिकमेंड करेंगे, कौन से आहार को देंगे, क्या उसके लक्षण होते हैं, इन सब के बारे में जो है वह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कब्ज के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? कब्ज के लक्षण जो है इसमें से कौन से हैं? जीभ पर सफेद पदार्थ का जमना, सिर में दर्द होना, पेट व पीठ में दर्द होना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा? तो कब्ज की बात अगर करें तो कब्ज जो है वो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका जो मतलब इंग्लिश वर्जन जो होता है, ये कॉन्स्टिपेशन नामक शब्द से बना हुआ है। कौन सा आपका कब्ज जो है, ठीक है, इसका कौन सा, तो ये कॉन्स्टिपेशन नामक शब्द से बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जीभ पर सफेद पदार्थ का जमना, जब ज्यादा मात्रा में कब्ज एसिडिटी बनने लगती है तो जीभ जो है वो उस पर व्हाइट से जो परत है वो जमने लगती है। सिर में दर्द होता है, पेट व पीठ में दर्द होता है। तो इसके सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि आपका जीभ पर सफेद पदार्थ को जमना भी हो जा जमने लगते हैं, सिर में दर्द और पेट व पीठ में दर्द भी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्ज के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? कौन से कब्ज के प्रकार के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन आपका एटॉनिक कब्ज है, बी ऑप्शन स्पॉस्टिक कब्ज है, सी ऑप्शन आपका अवरोधक कब्ज है, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो कब्ज के प्रकार की बात करें तो कब्ज के प्रकार जो है वो 3 टाइप्स के हैं। कितने हैं? तो 3 टाइप्स जो है वो कब्ज के प्रकार है। पहला है आपका एटॉनिक कब्ज है, दूसरा स्पॉस्टिक कब्ज है, और तीसरा आपका अवरोधक कब्ज है। ठीक है, ये तीनों जो है तीनों कब्ज के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस कब्ज को आलसी आंत्र कब्ज के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा कब्ज है जिसे आलसी आंत्र कब्ज के नाम से जाना जाता है? एटॉनिक कब्ज है, स्पास्टिक कब्ज है, और अवरोधात्मक कब्ज है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आलसी आंत्र कब्ज के नाम से हम जिसे जानते हैं वो आपका एटॉनिक कब्ज है, स्पास्टिक कब्ज है, अवरोधात्मक कब्ज है। तो जो एटॉनिक जो आपका कौन सा एटॉनिक कब्ज है, इस एटॉनिक कब्ज को आलसी आंत्र कब्ज के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मल त्याग की प्रक्रिया जो है वो महसूस तो होती है बट इच्छा नहीं होती है। ठीक है, मतलब मल त्याग की प्रक्रिया जो है वो महसूस होती है, लेकिन क्या है, मल त्याग करने की इच्छा नहीं होती। ये जो आपका एटॉनिक आंत्र कब्ज के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एटॉनिक के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट आपका है स्पष्टिक कब्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्पष्टिक कब्ज होने के कारण निम्न में से कौन से हैं? किस कारण से जो है स्पष्टिक कब्ज होता है? जलन उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों के अधिक सेवन से, जुलाब की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग से, मानसिक तनाव से, या उपरोक्त सभी। तो स्पष्टिक कब्ज होने के जो कारण है वो आपके जलन उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों के अधिक सेवन से, जैसे कि हम अगर ज्यादा मिर्च मसाले तेल का यूज करते हैं तो ये जो है हमारे शरीर में जाकर हमारे जो आपका आमाशय इसमें जलन उत्पन्न करते हैं, जो एसिडिटी को उत्पन्न करता है। तो जलन उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों के अधिक, अगर इस मिर्च मसालों का सेवन हम अधिक मात्रा में करते हैं तो जो यह जो है हमारे जो आपका स्टमच होता है, उस स्टमच में जाके जो है वो क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है। अगर इनका सेवन हम ज्यादा करते हैं तो भी कब्ज की समस्या देखने के लिए मिलती है। जुलाब की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग, कुछ लोग जो है वो क्या मतलब पेट को वैसे सोचते हैं कि पेट जो है वो थोड़ा सा सही रहे, इसके लिए जो है जुलाब का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसकी अत्यधिक मात्रा की जाती है तो भी जो है एसिडिटी बढ़ाता है। मानसिक तनाव, व्यक्ति अगर मानसिक रूप से तनावग्रस्त है तो भी कब्ज की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आंसर इसके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कैंसर, ट्यूमर या किसी आघात के कारण निम्न में से किस प्रकार के कब्ज की समस्या होती है? तो कौन कौन सा है? कैंसर है, ट्यूमर है, या किसी आघात के कारण इसमें से निम्न में से किस प्रकार की कब्ज की समस्या हो जाती है? एटॉनिक है, अवरोधात्मक है, स्पॉस्टिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो कैंसर, ट्यूमर या किसी आघात के कारण जो समस्या उत्पन्न जो आपका कब्ज होता है वो कौन सा कब्ज होता है? तो अवरोधात्मक कब्ज होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
अवरोधात्मक कब्ज जो है वो कैंसर ट्यूमर या किसी बाहरी आक्रमण आघात के कारण जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कब्ज की अवस्था में कितने ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए? कब्ज की अवस्था में कितने ग्राम जो प्रोटीन है ये प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए? 30 से 40 ग्राम, 40 से 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 60 से 80 ग्राम। तो कब्ज की अवस्था में जो प्रोटीन की मात्रा दी जानी चाहिए वो लगभग आपकी 60 से 80 ग्राम जो है वो प्रोटीन इसमें रिकमेंड करनी चाहिए। कितने ग्राम? तो 60 से 80 ग्राम जो है वो प्रोटीन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कब्ज को दूर करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त आदतें निम्न में से कौन सी हैं? किन किन आदतों को अपनाकर हम जो कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं? नियमित रूप से निश्चित समय पर मल त्याग करना, अधिक रेशेदार पदार्थों का प्रयोग करना, निश्चित समय पर भोजन ग्रहण करना, उपरोक्त सभी। तो नियमित रूप से निश्चित समय पर मल त्याग करना, जिस समय पर हमको मल त्याग की आवश्यकता होती है या जैसे एक टाइम फिक्स होता है, अगर उस टाइम पर फिक्स अगर हमारा हो जाता है तो जो कब्ज की समस्या ये कम देखने के लिए मिलती है। अधिक रेशेदार पदार्थ जैसे जिसमें रफेज की मात्रा ज्यादा हो उन पदार्थों का सेवन जो है वो करना चाहिए। रेशेदार जैसे मोटे अनाज हो गए, इन सब का सेवन जो करने से कब्ज की समस्या दूर रहती है। निश्चित समय पर भोजन ग्रहण करना, जो एक फिक्स टाइम होता है उस फिक्स टाइम पर जो है वो भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी से जो है वो कब्ज की समस्या से जो है वो बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैस्टर ऑयल, द्रव पैराफिन कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। रीजन है कब्ज की तीव्र स्थिति में एनीमा एवं जुलाब आदि अन्य ड्रग्स का प्रयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है, असर्शन गलत परंतु रीजन सही है, असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो क्या है, कथन क्या है? कैस्टर ऑयल द्रव्य पैराफिन कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। रीजन क्या है? कब्ज की तीव्र स्थिति में एनीमा एवं जुलाब आदि अन्य ड्रग्स का प्रयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है कि कैस्टर ऑयल के रूप में कैस्टर ऑयल और द्रव पैराफिन का प्रयोग जो है वो कब्ज को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और कब्ज की स्थिति में जब ज्यादा हो जाता है तो लोग एनीमा या जुलाब या अन्य ड्रग्स जैसे आपका है इन सब का प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाह पायल निम्न में से किन कारणों से हो सकता है? वाह पायल जो है वो इसमें से किन कारणों से होता है? सिराओं के गुदा के अंदर अतिरिक्त फैलाव से, तंतुओं के शरीर में अतिरिक्त जाल के द्वारा, ए एवं बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो वाह पाइल्स जो होता है वो क्या है आपका? तो सिराओं के गुदा के अंदर अतिरिक्त फैलाव से भी होता है, तंतुओं के शरीर में अतिरिक्त जाल के द्वारा भी होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एवं बी दोनों के माध्यम से जो है वह बाह्य पाइल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साल्ट बाबल सिंड्रोम की स्थिति तब उत्पन्न होती है, कथन है कि साल्ट बाबल सिंड्रोम की स्थिति तब उत्पन्न होती है। रीजन है क्योंकि तब उत्पन्न होती है क्योंकि इसके द्वारा जो छोटी आंत है वह पाचन व ग्रहण करने में अधिक समय लेती है। मतलब इसका सेंस ये है इस क्वेश्चन का कि साल्ट बाबल सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न होती है जब छोटी आंत में पाचन व ग्रहण करने, जब छोटी आंत जो है वो पाचन और ग्रहण करने में अधिक समय लेती है तो साल्ट बाबल सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न होती है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है, रीजन सही परंतु असर्शन गलत है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या सही होगा? असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, साल्ट बाबल सिंड्रोम में निम्न में से कौन सा आहार दिया जाता है? तो कौन सा साल्ट बाबल सिंड्रोम जो है इस सिंड्रोम में कैसा आहार दिया जाता है? ग्लूकोज व फलों का जूस दिया जाता है, नारियल पानी एवं प्रोटीन दिया जाता है, हाइड्रोलाइट्स
या इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाता है, उपरोक्त सभी दिया जाता है। तो साल्ट बाबल सिंड्रोम में जो आपका ग्लूकोज व फलों का जूस भी दिया जाता है, नारियल पानी एवं प्रोटीन भी दिया जाता है, हाइड्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए जाते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी जो है वो साल्ट बाबल सिंड्रोम में जो है ये दिए जाते हैं, सभी जो है तत्व आहार में उसके दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अपावशोषण अपावशोषण सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं? कौन से सिंड्रोम? तो अपावशोषण जो है वो सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं? तो अपावशोषण सिंड्रोम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 प्रकार के ये होते हैं, पहला आपका ट्रॉपिकल स्क्रू, दूसरा सिलिक डिजीज, तीसरा आइडियोपैथिक स्टूटोरिया। क्या है? ट्रॉपिकल स्प्रू है, सिलियक डिजीज है, आइडियोपैथिक स्टूटोरिया, ये 3 प्रकार के जो है अपावशोषण सिंड्रोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम निम्न में से किन कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है? कौन सा सिंड्रोम? तो मेला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसमें किन कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है? कुछ खाने की वस्तुओं के एलर्जी के परिणाम स्वरूप, अंतरस्रावी बीमारियों के परिणाम स्वरूप, पाचन एंजाइम्स की कमी से, या उपरोक्त सभी। तो मेला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है वो क्या है आपका? सभी से होता है। कुछ खाने की वस्तुओं की अगर एलर्जी है तो उसके परिणाम स्वरूप भी मेला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। अंतस्रावी बीमारियों के फलस्वरूप भी ये सिंड्रोम होता है, और पाचक एंजाइम्स की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारा भोजन अच्छे प्रकार से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जो भी क्या है आपका यह सिंड्रोम होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके सारे कार्यों के जो है सारे जो है वो परिणाम के स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में निम्न में से किसकी पाचन एवं अवशोषण की क्षमता प्रभावित होती है? किसके पाचन का जो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसमें जिसकी पाचन क्षमता और अवशोषण क्षमता वो प्रभावित होती है, वो अच्छी प्रकार से ना तो पचित हो पाता है और ना ही वो अवशोषित हो पाता है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोज है, विटामिन है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन की जो मात्रा है, ये प्रोटीन का अवशोषण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, ना ही इसका पाचन जो है वो अच्छी प्रकार से होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रॉपिकल स्प्रू डायरिया से शुरू होने कथन है, ट्रॉपिकल स्प्रू डायरिया से शुरू होने वाली बीमारी है, रीजन है, यह बीमारी लगातार चलती है तो शरीर में पोषकता की वृद्धि हो जाती है। तो क्या है कि ट्रॉपिकल स्प्रू असर्शन, ऑप्शन पहले देख लीजिए, असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। बी ऑप्शन असर्शन सही परंतु रीजन गलत है, सी ऑप्शन असर्शन गलत परंतु रीजन सही है, और डी ऑप्शन असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो ट्रॉपिकल स्प्रू डायरिया से शुरू होने वाली बीमारी है, बिल्कुल सही है कि ट्रॉपिकल स्प्रू का जो लक्षण है वो डायरिया से ही प्रारंभ होता है। डायरिया की स्थिति पहले स्टार्ट होती है, फिर वही धीरे 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 वो ट्रॉपिकल स्प्रू का रूप धारण कर लेती है। यह बीमारी लगातार चलती है तो शरीर में पोषकता की वृद्धि नहीं होती बल्कि शरीर में पोषकता की कमी हो जाती है। अगर ज्यादा मात्रा में ये बीमारी जो है वो लगातार चलती रहती है तो इससे शरीर में पोषकता जो है, इस पोषकता में क्या होती है, कमी आ जाती है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, असर्शन एवं रीजन, असर्शन तो सही है परंतु रीजन जो है इसका क्या है, गलत है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रॉपिकल स्प्रू में कितने प्रतिशत प्रोटीन अधिक देना चाहिए? ट्रॉपिकल स्प्रू जो है इसमें प्रोटीन की कितनी मात्रा अधिक देनी चाहिए? 20%, 30%, 40%, 50%? तो ट्रॉपिकल स्प्रू में प्रोटीन की जो मात्रा अधिक देनी चाहिए वो कितनी प्रतिशत मात्रा अधिक देनी चाहिए? तो 50% जो मात्रा है ट्रॉपिकल स्प्रू में अधिक देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रॉपिकल स्प्रू के रोगी का उपचार करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसका? तो जो ट्रॉपिकल स्प्रू है, इस स्प्रू के रोगी का उपचार करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रोगी को बिस्तर पर आराम देना चाहिए, विटामिन B12 तथा आयरन की उचित मात्रा देनी चाहिए, प्रतिदिन मल्टीविटामिन की टेबलेट देना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रॉपिकल फ्लू के रोगी का उपचार करते समय इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। रोगी को बिस्तर पर आराम देना चाहिए, विटामिन B12 तथा आयरन की उचित मात्रा देनी चाहिए,
प्रतिदिन उसे जो है मल्टीविटामिन की टेबलेट भी देना चाहिए। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिस्पेप्सिया के बारे में निम्न में से असत्य कथन को छाटिए। किसके बारे में? डिस्पेप्सिया के बारे में असत्य कथन को छाटना है। डिस्पेप्सिया क्रॉनिक अपच वाले रोगों के अंतर्गत आता है। डिस्पेप्सिया में पेप्टिक अल्सर के समान लक्षण प्रकट होते हैं। डिस्पेप्सिया की अवस्था में भोजन के पश्चात पेट में दर्द, सूजन, अतिपूर्णता के लक्षण प्रकट होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो डिस्पेप्सिया में असत्य कथन को छाटना है, तो असत्य कथन इसमें से क्या है? इसका जो आंसर सही होगा, थोड़ा सा इसमें में स्प्रिंट हो गया है, इसमें से जो है कोई भी कथन असत्य नहीं बल्कि सत्य कथन को छाटना था, तो यहाँ पे असत्य हो गया है। इसमें जो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दैट मीन्स टाइपिंग एरर है। डिस्पेप्सिया के बारे में सत्य कथन को छाटिए, ठीक है। तो डिस्पेप्सिया क्रॉनिक अपच वाले रोगों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। डिस्पेप्सिया में पेप्टिक अल्सर के समान लक्षण प्रकट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें पेप्टिक अल्सर के समान जो है वो लक्षण प्रकट होते हैं। डिस्पेप्सिया के अवस्था में भोजन के पश्चात पेट में दर्द, सूजन, अतिपूर्णता के लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल सत्य हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका जो है वो गलत नहीं है, मतलब सारे ऑप्शन जो है सत्य कथन को छाटिए तो सारे जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डिस्पेप्सिया के कारण निम्न में से कौन से हैं? डिस्पेप्सिया किस कारण से होता है? अधिक एसिड बनना, डकार बार बार आना, एपिगैस्ट्रिक की समस्या होना, या उपरोक्त सभी। तो डिस्पेप्सिया के कारण के अंतर्गत इसमें से क्या क्या आता है? अधिक एसिड का बनना, अत्यधिक मात्रा में एसिड का बनना भी डिस्पेप्सिया के अंतर्गत आता है। डकार बार बार आना, ये भी इसके लक्षण के अंतर्गत आता है। एपिगैस्ट्रिक की समस्या होना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है इसके लक्षण के या इसके कारण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका 20 है, डिस्पेप्सिया के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? डिस्पेप्सिया के प्रकार जो है इसमें से कौन से हैं? एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम, पोस्ट पेंडेंशियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो डिस्पेप्सिया के प्रकार जो है आपके एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम भी होता है और पोस्ट पेंडेंशियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी इससे होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे जो है डिस्पेप्सिया के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। दो आता है, कितने प्रकार के अंतर्गत? दो इसके प्रकार के अंतर्गत आता है और दोनों प्रकार आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से एक उदर संबंधी समस्या है जो हवा तथा गैस या का पेट या आंतों में संग्रह होने के फलस्वरूप होता है। इसमें से कौन सी ऐसी एक उदर संबंधी समस्या है जब उदर में किसी कारणवश पेट में जो है या आंत में वायु का प्रवेश या गैस का प्रवेश हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप यह जो है समस्या उत्पन्न होती है। डिस्पेप्सिया है, फ्लैचुलेंस है, ट्रॉपिकल स्प्रू है, उपरोक्त सभी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 21 का आंसर जो सही होगा, क्या आंसर होगा इसका? इसका जो आंसर सही होगा वो फ्लैचुलेंस है, ठीक है। क्या है? फ्लैचुलेंस है, ठीक है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? तो फ्लैचुलेंस जो है ये क्या होता है और इसमें होता क्या है? तो इसमें बड़ी आंत का के अंदर जो भोजन है उस भोजन का सही प्रकार से पाचन नहीं हो पाता। फ्लैचुलेंस की समस्या बड़ी आंत में जो भोजन है उस भोजन का सही प्रकार से पाचन ना हो पाने के कारण यह समस्या जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फ्लैचुलेंस रोग के कारण निम्न में से कौन से हैं? किस कारण से जो है वो फ्लैचुलेंस रोग होता है? ई कोली बैक्टीरिया के कारण, प्रोटीन उत्पादित अमोनिया के कारण, या आपका जो है फ्लैचुलेंस रोग के कारण निम्न में से कौन सा है? ई कोली बैक्टीरिया के कारण, या प्रोटीन उत्पादित अमोनिया के कारण, या हाइड्रोजन सल्फेट के कारण, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो फ्लैचुलेंस के जो कारण है वो फ्लैचुलेंस के कारण क्या है? ई कोली बैक्टीरिया के कारण भी होता है, प्रोटीन उत्पादित अमोनिया के कारण भी होता है, हाइड्रोजन सल्फेट के कारण भी होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी के कारण जो है फ्लैचुलेंस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
23 भोज्य पदार्थों को निगलने में होने वाली समस्या निम्न में से क्या कहलाती है। भोज्य पदार्थों को निगलने में, अगर कोई भोज्य पदार्थ निगलने में दिक्कत हो रही है तो उस समस्या को क्या कहा जाता है। डिस्पेप्सिया कहा जाता है, ट्रॉपिकल स्प्रू कहा जाता है, फ्लैचुलेंस कहा जाता है, उपरोक्त सभी कहा जाता है। तो भोज्य पदार्थों को निकलने में होने वाली जो समस्या है वह डिस्पेप्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्पेप्सिया कहलाती है। ये रहा हमारा आज का 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।